हेलो एवरीवन, हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। तो अभी ना नीट पीजी की काउंसलिंग शुरू हो गई है और बड़ा मेरे एक कज़न है, उनको अलॉट हुआ है एमडी एनेस्थीसिया। तो उसके ऊपर ये वीडियो होने वाली है बिकॉज व्हाइल आई वाज हैविंग डिस्कशन विद हिम, सो आई थॉट व्हाई नॉट मेक वन वीडियो ऑन इट। ठीक है। तो देखो बेटा, जब आप एमबीबीएस करते हो और एमबीबीएस के बाद आपके पास चॉइसेस आती हैं कि क्या चूज़ करें, क्या नेक्स्ट हमें करना चाहिए। तो उसमें ना बच्चों की चॉइसेस रहती हैं, जो ऑब्वियसली मैक्सिमम बच्चों की चॉइसेस जो रहती हैं वो हॉट ब्रांचेस रहते हैं। जैसे आपकी मेडिसिन हॉट पिक है, रेडियो हॉट पिक है, रेडियोलॉजी। और उसके बाद जो आपका हॉट पिक ब्रांचेस में जाता है, दैट इज़ ऑर्थो। ये 3 जो ब्रांचेस हैं, बहुत ही मैक्सिमम बच्चे ना ये फर्स्ट चॉइसेस में यही रहता है। ठीक है। इसके बाद मैं बात करूँ तो आपका आ जाता है पीडियाट्रिक्स आ जाता है। डिपेंड करता है चॉइस पे, सर्जरी हो सकता है किसी का गायनी हो सकता है, किसी का आई हो सकता है, किसी का ईएनटी हो सकता है, साइकेट्री। साइकेट्री भी आजकल तो टॉप मोस्ट ब्रांचेस में केवट पिक हो जाता है। एक ब्रांच मैं भूली हूँ, डर्मा। तो डर्मा भी मोस्ट पिक्ड अप ब्रांचेस है। अब ये क्यों ऐसा हो रहा है कि डर्मा ब्रांच, रेडियोलॉजी ब्रांच और मेडिसिन ब्रांच, ऑर्थो ब्रांच, ये टॉप पिक्ड ब्रांचेस में, और बाकी बाकी ब्रांचेस, बाकी बच्चों ने भी तो कुछ ना कुछ करना है ना। तो जो ये अभी कमिंग बैक टू माय पॉइंट, एमडी एनेस्थीसिया, नॉन क्लिनिकल ब्रांचेस की मैं बात करूं तो फार्मा ब्रांच भी है आपकी नॉन क्लिनिकल, पैथोलॉजी ब्रांच है, माइक्रोबायो है, आपका पीएसएम ब्रांच है नॉन क्लिनिकल में। और एनेस्थीसिया इज लाइक मेरे को ऐसा लगता है कि एनेस्थीसिया में आप टोटली नॉन क्लिनिकल भी नहीं हो, ऐसा भी नहीं हो कि आप डायरेक्ट पेशेंट के कांटेक्ट में आते हैं। ठीक है। प्लस मैं आपसे बात करूँ तो इसमें ना आपके सैलरी वाइज़ भी मैं बात करूँ, ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स की मैं बात करूँ तो एमडी एनेस्थीसिया एक ऐसी ब्रांच है कि हर ऑपरेशन में एक एनेस्थेटिस्ट की ज़रूरत पड़ती ही पड़ती है। चाहे वो आई के तो ख़ैर मैक्सिमम मैं बात करूँ तो आई के प्रोसीजर तो लोकल एनेस्थीसिया के अंडर हो जाते हैं। बट जो रेटिना के प्रोसीजर्स हैं वहाँ पे ज़रूरत पड़ जाएगी, या फिर जो आपके सर्जिकल प्रोसीजर्स हैं, जनरल सर्जिकल प्रोसीजर्स हैं, वहाँ पे आपको एक एनेस्थेटिस्ट की ज़रूरत पड़ती है। इसके बाद आपके जो भी गायनी के प्रोसीजर्स हैं, ऑर्थो के प्रोसीजर्स हैं, तो सब में आपको एक जनरल एनेस्थीसिया वाले की ज़रूरत पड़ती है। प्लस इसमें इस ब्रांच में क्या है कि प्राइवेट में तो ऐसा चलता है कि आपका ना रेशो रहता है ना? मान लीजिए कि आपका कोई किसी का ऑपरेट होना है सर्जरी, तो उसमें अगर 40,000 का वो केस है, तो उसमें से 5,000 सीधा कट आपका एनेस्थीसिया वालों का रहेगा। और एनेस्थीसिया का रहता भी ऐसे है कि एनेस्थीसिया वाले वहाँ पे आते हैं, अपने पेशेंट को एनेस्थीसिया देते हैं और वहाँ पे उनको वाइटल्स वगैरह उसके मॉनिटर करने होते हैं कि भैया क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। मतलब पेशेंट स्टेबल रहना चाहिए, है ना? तो वो काम एनेस्थीसिया का रहता है। प्लस इसमें ये भी है कि सुबह से जैसे आपका 7 ओ क्लॉक से अगर ऑपरेशन शुरू हो गए हैं, तो 4 बजे तक अब मैक्सिमम खत्म हो जाते हैं, एक्सेप्ट इमरजेंसी, रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट्स। वो डिपेंड करता है कि आप कहाँ पे, अगर आप किसी बहुत ही ज़्यादा मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में काम कर रहे हो, तो वहाँ पे ज़रूर ट्रॉमा केसेस ज़्यादा रहेंगे, तो वहाँ पे एनेस्थीसिया वालों को राउंड द क्लॉक काम करना पड़ेगा। ठीक है। अदरवाइज़ इसमें वर्क लाइफ बैलेंस बहुत अच्छा है, आपके अपने ऊपर है कि हाँ भई आपने कब-कब नाइट वाली शिफ्ट करनी है, कब-कब डे वाली शिफ्ट करनी है ना? तो इट ऑल डिपेंड्स ऑन यू इटसेल्फ। और ये ऐसी ब्रांच है जिसमें कभी भी वो नहीं, सैचुरेशन नहीं आने वाली है, क्योंकि सभी को ज़रूरत है भैया। सर्जरी किसी भी पेशेंट की होनी है तो एनेस्थीसिया वालों की ज़रूरत तो हमेशा रहेगी रहेगी, है ना? तो ये सब चीज़ें हैं और डायरेक्ट पेशेंट कॉन्टैक्ट नहीं है आपका। पेशेंट जब भी आपके पास आएगा तो वो डायरेक्टली नहीं आएगा, वो ऑलरेडी उसको सर्जन देख चुका होगा जिसको सर्जरी की ज़रूरत है, या गायनी वाले देख चुके होंगे। जब आपका प्री एनेस्थेटिक चेकअप होगा तब आपकी विज़िट रहेगी आपके एनेस्थीसिया वाले के साथ। तो ये कोई डायरेक्ट कॉन्टैक्ट नहीं है। तो जो बच्चे मुझे ऐसा लगता है कि जो बच्चे ऐसी बीच वाली ब्रांच को वो चूज़ करना चाहते हैं, तो एक एमडी एनेस्थीसिया बहुत ही अच्छी ऑप्शन है। प्लस एक और एडवांटेज है, वो है कि ये एंड ब्रांच नहीं है ना? एंड ब्रांच का मतलब है कि इसमें आप और सुपर स्पेशलाइज़ेशन कर सकते हो। जैसे कि आपका ये कार्डियक एनेस्थीसिया होता है, तो इसमें आप आगे जाके भी डीएम कर सकते हो। तो दिस इज़ तो उसमें आप स्पेशलाइज़्ड हो जाओगे। सुपर स्पेशलिस्ट मतलब जो कार्डियक सर्जरीज़ हो रही हैं, उसी में आप जाओगे। तो अगर एक-एक सर्जरी अगर जा रही है वहाँ पे 5-5 लाख रुपए की, तो अब वहाँ पे इमेजिन आपका कट भी कितना होगा, 1 लाख के आस-पास होगा, या फिर नेगोशिएशंस जो हमारी चलती हैं उसके अकॉर्डिंग रहेगा, है ना? तो ये सब चीज़ें भी आपने कंसिडर करनी जब भी आप इस ब्रांच को लेने का सोचें। तो क्योंकि अभी भी नीट पीजी इज़ लाइक ड्रीम ब्रांचेस, देखो सबको नहीं मिलने वाली हैं। सभी मेडिसिन, ऑर्थो, डर्मा और रेडियोलॉजिस्ट तो नहीं बन सकते, है ना?
हमें तो प्रॉपर देखिए आई सर्जन्स की भी ज़रूरत है, हमें ईएनटी वालों की भी ज़रूरत है, साइकियाट्रिस्ट की भी ज़रूरत है और आपको गायनेकोलॉजिस्ट की भी ज़रूरत है। बट गायनी भी कइयों का ड्रीम ब्रांच रहता है, बट अभी ड्यू टू जो वर्क कल्चर इंडिया में आ रहा है और ये सब चीज़ें जो हो रही हैं, तो बहुत सारे फैक्टर्स हैं कि अब स्टूडेंट्स को ना थोड़ा-सा गायनी थोड़ा ना कई बच्चे अब ना वो होना शुरू हो गए कि नहीं यार इस साइड को नहीं जाना है, बट खैर बाकी चीज़ें तो सबकी पर्सनल चॉइस है किसी को क्या करना है, क्योंकि मैं खैर अगर होती कोई ब्रांच चूज़ करती तो मैं शायद गायनी ही चूज़ करती या फिर सर्जरी करती, बट दैट इज़ टोटली किसी का और का सोच अलग हो सकता है। बट ये मुझे ऐसा लगा कि वीडियो होना चाहिए। होप आप सबको इस वीडियो में से कुछ पता चला हो। एंड बाकी गुड लक बच्चों, भगवान सबका भला करे। हर हर महादेव, जय श्री राम।